सबसे पहले तो आपको हैरानी होगी, मजदूर कौन है, वर्कर कौन है, उसकी परिभाषा ही इतनी सीमित कर दी है कि जो थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपको हैरानी होगी कि लेबर कोड में सुरक्षा छीन ली गई है। अगर आपकी तनख्वाह 18,000 रुपए से ज्यादा है और आप सो कॉल्ड सुपरवाइजरी रोल में हैं, तो आपको वर्कर नहीं माना जाएगा। देश आजाद होने पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है 1947, जो साफ साफ ये कहता है कि सरकार जो है उसका रेगुलेशन रहेगा। आप किसी को भी नौकरी से ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। मिल बंद की, आपने तालाबंदी की और सब लोगों को बेरोजगार कर दिया, नहीं, आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। आप हड़ताल लगभग नहीं कर सकते और जैसे ही आप मजदूरों से हड़ताल करने का हक लेते हैं, मजदूर बेबस हो जाता है। मजदूर के लिए यूनियन बनाना कठिन हो गया, स्ट्राइक मुश्किल हो गई और नौकरी पूरी तरह से हायर एंड फायर पर जा रही है। संसदीय समिति की कई सलाहों को नजरअंदाज किया गया है। खुद संसदीय समिति एक पूरी तरह लचीलेपन, मजदूर निर्भर मॉडल को जो होना चाहिए वह गायब किया गया है। हम कुल मिला के एक ऐसी स्थिति में है जहां ये लग रहा है कि मजदूर अब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। मजदूरों के पास जो थोड़ी बहुत सुरक्षा अब तक उपलब्ध थी, उस गरीबी में वो भी उनसे छिन रही है। लेबर राइट्स, मजदूरों के अधिकार, इनके बारे में बात करना आपको कैसा लगेगा? बहुत इन थिंग नहीं है ना? कोशिश करते हैं। सदियों से भारत ने मजदूरों के अधिकार का एक ढांचा तैयार किया था। आसान नहीं था, एक लंबी प्रक्रिया थी, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध था। लेकिन सोच के बताइए कि क्या होगा अगर एक कानून आए और ये सारा का सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट छिन्न भिन्न हो जाए। एग्जैक्टली यही हुआ। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2020 में जो लेबर कोड आया, जो नई श्रम संहिता आई। सरकार ने 3 नई श्रम संहिता पास की है। लेबर, और उससे पहले 2019 में कोड ऑफ वेजेस भी आ चुका था। इन्हें कहा गया कि ये अब तक जितने भी तरह के अलग अलग श्रम कानून हैं उन सबको रिप्लेस करेंगे और ये कहा गया कि ये श्रम कानून बहुत पुराने थे, ये एकदम आधुनिकीकरण करेंगे और एक तरह से चीजों को आसान बनाएंगे। लेकिन अगर आप इनका क्लोज एनालिसिस करें, गहन विश्लेषण करें, तब आपको समझ में आएगा कि ये बदलाव बहुत बड़ा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक बहुत बड़े तबके से जुड़ी हुई चीज है। क्योंकि ये स्वतंत्रता जो है, देश की जब आजादी हुई उसके बाद का सबसे बड़ा पुनर्गठन है श्रम बाजार का। इसको लेकर तमाम यूनियंस जो हैं इस देश की, वो लगातार विरोध कर रही है। यहां तक कि कुछ लोगों का कहना है कि BMS, भारत मजदूर संघ, जो कि खुद जो दक्षिणपंथी RSS संगठन है उससे जुड़ा हुआ मजदूर संगठन है, वह तक इसका विरोध कर रहा है। मार्च 2025 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय स्थायी समिति जो लेबर की है चेयरपर्सन, उसके चेयरपर्सन मिस्टर बोम्मई ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILS नहीं बुलाकर एक गंभीर चूक की है और इस तरह की अनदेखी से जो श्रम सुधार हैं उनसे उनकी जो लेजिटिमेसी है, उनकी जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है, वह कमजोर होती है। 4 लेबर कोड जो पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी और सबसे विवादित आर्थिक सुधारों में से एक हैं, वे कौन से हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कोड ऑफ वेजेस, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा है हेल्थ, OSHA से कहा जाता है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का कोड, और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। सरकार का कहना है कि ये पुराने जो बहुत जटिल कानून थे उनको इकट्ठा कर दिया है, आसान कर दिया है, इससे बिजनेस करना आसान होगा और नौकरियां बढ़ेंगी। हम इसे ढंग से समझेंगे। ये जो बिजनेस करना सरल होना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये एक डरावनी चीज है जब हम लेबर कोड्स के लिहाज से समझते हैं, मजदूरों की राइट्स को लेकर समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास अगर आप समझेंगे तो भारत में जो लेबर राइट्स हैं ये आसानी से नहीं मिले, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, इसमें बहुत सारी चीजें हुई। हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि न्यू लेबर कोड्स ने इन ऐतिहासिक तौर पर जो मजदूरों को हक मिले थे उन्हें कैसे प्रभावित करने की आशंका दिखाई दे रही। कुल मिला के 6 पार्ट्स में से समझेंगे। यूनियन पे क्या असर होने वाला है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अस्थायी काम है, वो क्यों बढ़ेगा, वेतन पे क्या फर्क पड़ेगा, सुरक्षा पे क्या फर्क पड़ेगा, सेफ्टी जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, सरकार की ताकत कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी, और आम लोगों पर, आप पर इसका क्या असर होगा। इतिहास में जाएं तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। सबसे पहला लेबर कानून था फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881। इसमें बच्चों के काम के जो घंटे हैं उन्हें सीमित करने से चीज की शुरुआत की गई थी। ये बहुत मुश्किल चीज थी। अगर आप सोच के देखें कि 19वीं शताब्दी के अंत में 1881 में ये आता है जो ये कहता है जो बच्चे हैं, आप बच्चों के काम पर रोक नहीं थी,
बच्चे जो हैं वो कितनी देर तक काम कर सकते हैं उसे लेकर आता है। उसके बाद बदलाव होने शुरू होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 जो होती है, पहला विश्व युद्ध जो होता है, उसके बाद मजदूरों को लेकर जागरूकता पूरी दुनिया में बढ़ी। भारत में दरअसल प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हो जाता है। कई सारे बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें हम मजदूरों के नेता के तौर पे नहीं मानते हैं, मसलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन तक लोगों ने साफ साफ कहा कि औद्योगिक डेवलपमेंट जो है, जो औद्योगिक विकास है वो जरूरी है, लेकिन मनुष्य की गरिमा, मजदूरों की गरिमा भी जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि देश आजाद होने पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है 1947, जो साफ साफ ये कहता है कि सरकार जो है उसका रेगुलेशन रहेगा। आप किसी को भी नौकरी से ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। मिल बंद की, आपने तालाबंदी की और सब लोगों को बेरोजगार कर दिया, नहीं, आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में आया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का था, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का था। ये सब वे एक्ट थे जो पहले से विद्यमान थे और एक लंबे प्रोसेस से निकले थे। इसमें मजदूरों के लिए कुछ अधिकार तय किए गए थे। फिर 1990 आता है, जिसके बाद बार बार कहा जाता है नहीं, ये जो लेबर कोड्स हैं यही रास्ते की बाधाएं, लिबरलाइजेशन के रास्ते में मजदूरों को कुल मिलाकर प्रगति के विरोध में देखा जाना शुरू होता है। अगर आप इसके आधार पर अंततः ये लेबर कोड आता है। अगर सबसे पहले इंडस्ट्रियल लेबर कोड पर को देखें, क्योंकि उसे लेकर सबसे ज्यादा विरोध है। सबसे पहले तो आपको हैरानी होगी, मजदूर कौन है, वर्कर कौन है, उसकी परिभाषा ही इतनी सीमित कर दी है कि जो थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपको हैरानी होगी कि लेबर कोड में सुरक्षा छीन ली गई है। अगर आपकी तनख्वाह 18,000 रुपए से ज्यादा है और आप सो कॉल्ड सुपरवाइजरी रोल में हैं, तो आपको वर्कर नहीं माना जाएगा। 18,000 दिल्ली जैसी जगह पे मिनिमम वेजेस से कम चीज है, यानी कि अगर आपको न्यूनतम मजदूरी भी मिलती है, जो कि कानूनन आपको मिलनी चाहिए, तो आप वर्कर नहीं है। और अगर उसके साथ आपका रोल सुपरवाइजरी है, और कौन तय करेगा सुपरवाइजरी रोल, एक्ट नहीं बताता। इसका मतलब आपके नाम के आगे अगर लिख दिया जाए सुपरवाइजर, आपको तनख्वाह दी जाए 16,000 या 18,000 रुपए, तो आप मजदूर नहीं है। इसलिए मजदूरों को मिलने वाली कोई सुरक्षा आप पर नहीं होगी। देश का संविधान कहता है कि संघ बनाने की आजादी है, लेकिन अगर आप इस लेबर कोड को देखें तो आप पाएंगे कि यूनियन बनाना अब लगातार मुश्किल होगा। आपको यूनियन बनाने के लिए 20% के मेंबरशिप चाहिए, यानी कि 20% लोग जो हैं आपके यूनियन में शामिल होने चाहिए, तभी आप यूनियन बना पाएंगे। और इसमें भी जो पहले की तरह एक तरह की सामाजिक वैधता थी, एक तरह का सामाजिक विस्तार था, वो यहां नहीं आएगा। आप वही यूनियन बना सकेगा जो कि उसका मेंबर है। बाहर के लोगों के लिए बहुत कम की गुंजाइश है। देन यूनियन का रिकॉग्निशन लगभग असंभव कर दिया है। एक यूनियन को अकेले बातचीत करने का हक तभी मिलेगा जब 50% मेंबर्स जो हैं वर्कर्स उनके साथ हो। अब तक ऐसा नहीं है। अब आप एक बड़ी मिल के अंदर मल्टीपल यूनियन पा सकते हैं, अब तब ऐसा नहीं रह जाएगा। यूनियन लगभग मुश्किल हो जाएगी। बिना मैनेजमेंट की अनुमति के आप यूनियन नहीं बना पाएंगे। मजदूरों ने अपनी तमाम चीजें जो हासिल की हैं आज तक, उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्ट्राइक्स की है, हड़ताल करने की है, जिसे हम इंटरनेशनल विमेंस डे कहते हैं। एक बड़ी हड़ताल से उपजी हुई चीज है। हड़तालों ने दरअसल पूरी दुनिया को शेप किया है, लेकिन नया लेबर कोड लगभग हड़तालों को असंभव बना देता है। जैसे स्ट्राइक करने के लिए आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर इस 14 दिन में रिकंसिलिएशन शुरू हो गया तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। फिर जब तक कंसिलिएशन की कोशिश होती रहेगी, समझौते की कोशिश होती रहेगी, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। समझौता बंद होने के भी कुछ दिन बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। आप ट्रिब्यूनल में चले गए, किसी मध्यस्थता में, आर्बिट्रेशन में चले गए, तो उस प्रोसेस में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। उसके भी 60 दिन बाद तक भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। और अगर आपने स्ट्राइक करने की कोशिश की तो आपको जेल हो सकती है, जेल, और आप पर जुर्माना हो सकता है। क्योंकि इससे पहले संविधान की व्याख्याओं में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू स्ट्राइक इज ऑलमोस्ट अ फंडामेंटल राइट। इसलिए कागज के पर तो यह नहीं हटाया है स्ट्राइक का हक, लेकिन इफेक्टिवली स्ट्राइक का हक केवल कागज पर रह गया है। आप हड़ताल लगभग नहीं कर सकते, और जैसे ही आप मजदूरों से हड़ताल करने का हक लेते हैं, मजदूर बेबस हो जाता है। मजदूर के लिए यूनियन बनाना कठिन हो गया, स्ट्राइक मुश्किल हो गई, और नौकरी पूरी तरह से हायर एंड फायर पे जा रही है। आपको अस्थायी नौकरियां, लगातार कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ही की जाएंगी। नया जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है वो कहता है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसका बेसिक मतलब है कि आपको 6 महीने से लेकर 11 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को भी रखा जा सकता है। फिर ना नौकरी से निकालने पर कोई सवाल, इसे नौकरी कहा ही नहीं जाएगा। नौकरी नहीं, मुआवजा नहीं, कोई पूछताछ नहीं। जब चाहो तब आप शामिल कर लो, जब चाहो तब अब निकाल दो। यानी कि जिसे हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कहते थे वो आपसे छीन लिया गया।
ये जो हायर एंड फायर है, यह है जो वर्कर था उसके पास जो कलेक्टिवली अपने आप को बचा सकने की क्षमता थी, वो छीन लेता है। पहले ये कहा गया था कि रिट्रेंचमेंट के लिए, छंटनी के लिए कोई ऐसी बड़ी कंपनी होनी चाहिए जिसमें 100 वर्कर हो। अगर 100 वर्कर हैं तो अगर आप छंटनी करना चाहते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। आप लेबर कमिश्नर के पास जाते थे और लेबर कमिश्नर चूंकि सरकारी अधिकारी था, वो सुनता था, मजदूरों के हित में भी फैसले ले सकता था। वो कह सकता था कि इन्हें नौकरी से मत निकालो या इन्हें मुआवजा दो। अब इसे बढ़ाकर 300 वर्कर कर दिया गया। यानी कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें 300 से कम वर्कर हैं तो वहां पर छंटनी करने के लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं बची है। और ये जो 300 वर्कर्स की लिमिट है, यह भी सरकार जब चाहे इसे बढ़ा सकती है। फैक्ट्री की डेफिनेशन ये थी कि बिजली हो, 20 मजदूर हो, बिजली ना हो तो 40 मजदूर हो। नहीं हुआ। इससे पहले 10 और 20 पर यह परिभाषा थी। यानी कुल मिलाकर परिभाषाओं के साथ वह बदलाव किया है जिसमें कि मजदूरों को मिलने वाली सुरक्षा घट जाती है। ठेका मजदूर जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कहते हैं, उनकी सुरक्षा तो और भी ज्यादा घट जाती है और यह इसमें भी बदलाव किया गया है। काम काज के घंटे आपको याद करना पड़ेगा। इन्फोसिस चेयरमैन को कहा गया कि अक्सर 8 घंटे का कार्य दिवस जो है वह स्टैंडर्ड माना गया है दुनिया भर में। यह कहा गया कि 8 घंटे जो है वह आदर्श स्थिति है। मनुष्य को 8-8-8 तरीके से अपने दिन को बांटना चाहिए। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे लेजर। कहा गया, टेक्निकली कहा गया कि 8 घंटे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट सेक्शन कहता है कि सरकार चाहे तो इसे 12 घंटे तक बढ़ा सकती है। ओवर टाइम जो है वह एक क्वार्टर में 125 घंटे तक हो सकता है। मनुष्य को मशीन बना देने की पूरी सुविधाएं आपको इस लेबर कोड में दिखाई देती है। अब आता है एक महत्वपूर्ण चीज, एज बे प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कि तमाम आपने कानून बना के, कोड बना के दे दिया और उसके बाद कहा कि सरकार नोटिफिकेशन से तय करेगी कि असल कानून क्या होगा। ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन संसद ने दिया है, इसके बाद सरकार के पास लगभग एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें सरकार पूरी तरह से नियंत्रण करेगी मजदूरों पर। और मजेदार बात है कि यह मजदूरों के हक में नहीं होगा। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया, जिसका मतलब यह कि आप पहले से परमिशन लेंगे तभी इंस्पेक्शन करने आएंगे। कुल मिलाकर ये जो मॉनिटरिंग थी उसको भी कमजोर किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समझिएगा कि ये जो कानून आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो नियम कायदे आपको दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा का सवाल, छटनी का सवाल, सोशल सिक्योरिटी का सवाल, काम के घंटे का सवाल, आपको फिलहाल ये एक आंकड़े की तरह दिख सकता है। आपको केवल इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे की जिंदगियों की कल्पना करनी है। इनमें से लिखे गए हर वाक्य से जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं, मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। मजदूरों के पास जो थोड़ी बहुत सुरक्षा तक उपलब्ध थी, उस गरीबी में वो भी उनसे छिन रही है। नौकरी की परिभाषा ही गड़बड़ हो गई। फिक्स टर्म नौकरी पर स्पष्ट नियम नहीं है, ग्रेच्युटी पर नियम साफ नहीं है। गिग प्लेटफॉर्म्स पर क्या होगा? गिग प्लेटफॉर्म्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, इसकी परिभाषा इतनी ओवरलैपिंग है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति कभी यहां भी दिखाई दे सकता है, वहां भी दिखाई दे सकता है। मसलन मान लीजिए आप किसी ड्राइवर के बारे में बात करें जो डिलीवरी पार्टनर है, वो कभी गिग वर्कर दिखाई दे सकता है, प्लेटफॉर्म वर्कर दिखाई दे सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर दिखाई दे सकता है, पर तीनों परिभाषाओं पर वो आएगा। ऐसे सुपरवाइजर कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, इसकी भी कोई खास परिभाषा नहीं। खासतौर से ध्यान रखिएगा, हमारी नौकरियां लगातार गिग वर्किंग वाली नौकरियां होती जा रही हैं। ऐसे में ये लेबर कोड जो है, हम उम्मीद से लेबर कोड की तरफ देख रहे थे, लेकिन जो लेबर कोड सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि सुरक्षा कम है। ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर एम्प्लॉयर के पास ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं। और इस कानून का, जो कि बेहद कमजोर कानून है, इस कानून का भी पालन ठीक से ना हो तो क्या अकाउंटेबिलिटी है? आप पाएंगे कि वो अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। सजाएं जो हैं वो कम हो गई हैं। जैसे इंस्पेक्टर को अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहे हैं तो पहले 1 साल की सजा थी, अब कम करके 6 महीने की कर दी गई। अपराध कंपाउंड हो सकते हैं, यानी कि जेल वाली जो धाराएं हैं उनके आधार उन पर भी जुर्माना देके काम चलाया जा सकता है। अदालत तक पहुंचना और मुश्किल हो गया है। वो कहता है कि जब तक आप ट्रिब्यूनल से नहीं गुजर जाएंगे, जब तक आप दूसरी प्रक्रियाओं से नहीं गुजर जाएंगे, तब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण दूसरी चीजें, जैसे जो संविधान वाली, जैसे मसलन किसी भी किस्म की सोशल सिक्योरिटी पाने के लिए अब आधार जरूरी होने वाला है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार सिर्फ उन योजनाओं में जरूरी हो सकता है जो सरकार के फंड से चलती हैं, लेकिन यहां पर आप कह रहे हैं कि आपको नौकरी पाने के लिए, मजदूर बनने के लिए भी आधार जरूरी होगा। कुल मिलाकर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो नए लेबर कोड आए हैं इन्हें गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि असल जिंदगी में इनका मतलब यह है कि अब आपके पास नौकरी में सुरक्षा कम होगी।
मजदूरों के पास नौकरी में सुरक्षा कम होगी, उन्हें सामान्य से जितना आप करते थे उससे ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। यूनियनें या तो नहीं होंगी या बहुत कमजोर होंगी, जो पिछलग्गू यूनियन होंगी केवल वही बन पाएंगी। आपको रेम्यूनरेशन कम मिलेगा, आपको जो वेतन मिलता है वो कम मिलेगा। और मजेदार बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक खतरनाक किस्म का कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी पैदा करेगा, जिसका मतलब है कि विभिन्न राज्य आपस में बहस करेंगे। जब इनके डिटेल बना रहे होंगे तब वे आपस में बहस करेंगे कि किसने अपने बाजार को ज्यादा ट्रेड फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली बनाया। इन अदर वर्ड्स, किसने कम सुरक्षा दी है मजदूरों को, यानी मजदूरों के हक और भी कमजोर होंगे। प्रतिरोध करने के लिए मजदूर सड़क पर उतरते हैं तो लोगों को लगता है कि वो किसी को परेशान करने के लिए उतर रहे हैं। सच्चाई ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर जो नए कानून लेकर आए जा रहे हैं, ऐसा लगता है मजदूर उसकी चिंता नहीं है। आपसे कम वेतन पर ज्यादा काम कराने की कोशिश की जा रही है, ये मानते हुए कि इससे खर्च कम होगा और हम किसी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। कुल मिला के यहां मजदूर को जो बेसिक डिग्निटी मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है कि वो डिग्निटी नहीं दिखाई दे। यहां तक कि कई बार तो लग रहा है कि यूनियनों को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संसदीय समिति की कई सलाहों को नजरअंदाज किया गया है। खुद संसदीय समिति की एक पूरी तरह लचीलेपन, मजदूर निर्भर मॉडल को जो होना चाहिए वह गायब किया गया है। हम कुल मिला के एक ऐसी स्थिति में है जहां यह लग रहा है कि मजदूर अब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सच्चाई है कि नहीं? आप किसी को रोक कर पूछिए, वो पूछेगा मजदूरों के बारे में इतनी चिंता क्यों करनी, जबकि आप भूल जाते हैं कि नंबर कितना बड़ा है। इस देश में संगठित असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं उनकी संख्या कितनी बड़ी है। डिफैक्टो देश वही चलाते हैं। और अगर आप उनसे तमाम सुरक्षाएं छीन लेते हैं, उनको रहमो करम पर छोड़ देते हैं उनके एम्प्लॉयर्स के, तब सोचिए कि क्या होगा। मेरा आपसे आग्रह है, मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत टेस्टफुल रील वाली चीज नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह है कि लेबर कोड्स को थोड़ा सा देखिए और बताइए कि आपके हिसाब से मजदूरों के हक छीने जाने के पीछे क्या बात होगी। जरा सोचकर देखिए कि आपको क्यों लगता है कि मजदूरों के पास आधारभूत सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उनके पास होनी चाहिए, तो फिर मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या इस मामले में करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी मदद मिली हो इस मुद्दे को समझने के लिए, तो प्लीज आप इसे आगे बढ़ाएं।